students, welcome back to my channel. Today we will study investment multiplier from the chapter theory of income and employment, and this is very important topic. बच्चों को समझ नहीं आता है ये, ठीक है। इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है, सिर्फ ये है कंसेप्ट समझ लीजिए। आपके पास जो जो बुक्स हैं, सीबीएसई के हो, आईएससी के हो, यूपी बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, ठीक है। सिर्फ टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लीजिए। मेरे पास आईएससी फ्रैंक इकोनॉमिक्स है, ठीक है। पेज नंबर 211 में गिवन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। टुडे वील कवर डेफिनेशन, द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स ग्राफ। कोई भी डाउट्स हो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा कि आपको क्या क्या डाउट्स हैं। वैसे मैं आपका पूरा टॉपिक आज क्लियर कर दूँगी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। लेट्स go on to the definition of investment multiplier. The investment multiplier is defined as a multiple amount by which income increases as a result of increase in investment expenditure. इस definition को समझने के पहले एक बात समझ लीजिए ये कि the expenditure of one person becomes the income of other person. Okay, if I am spending 100 rupees on you, ठीक है, इफ़ आई एम स्पेंडिंग 100 रुपीज़ ऑन यू, सो दैट विल बी माई एक्सपेंडिचर एंड योर इनकम, ठीक है। ये तो बात बहुत सिंपल सी हो गई कि मेरा खर्चा आपकी इनकम, ठीक है। ऐसे ही क्या कंपनी क्या करती है, कोई भी कंपनी जब कोई किसी भी प्रोजेक्ट में बेटा इन्वेस्ट करती है, जैसे कोई प्लांट लगाया उसने या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका खर्चा है, लेकिन जो भी लोग उससे एसोसिएट कर रहे हैं उनकी इनकम है, ठीक है। ये हम आपको अभी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक ब्रीफ दे रहे हैं आपको, जिससे जब मैं टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन करूँ तो आपका बिल्कुल कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है, कि मैम आखिर में कहना क्या चाहती हैं। तो है क्या, जैसे कंपनी ने इन्वेस्ट किया 100 करोड़ रुपीज़। अब 100 करोड़ कंपनी ने इन्वेस्ट किया तो मार्केट में तो आया बेटा, तो जो जो लोग उस प्रोजेक्ट से एसोसिएट करेंगे उन सबकी इनकम क्या होगी, जनरेट होगी। फिर वो आगे कहीं और खर्चा करेंगे, फिर वो आगे कहीं और खर्चा करेंगे, तो ऐसे क्या होता है कि एक एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम बनता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार, लेकिन उससे इनकम क्या होती है, कई बार मल्टीप्लाई कर जाती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक बार किया गया है, लेकिन उससे इनकम क्या होती है, कई बार मल्टीप्लाई करती है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज अ मल्टीपल अमाउंट बाय विच इनकम इंक्रीजेस, जिससे मल्टीपल अमाउंट से क्या हमारी इंक्रीज होती है, इनकम। क्यों इनकम इंक्रीज होती है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया है। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बेटा इसका फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। ये तो बहुत शॉर्ट सी डेफिनेशन थी, फटाफट आ जाते हैं इसकी वर्किंग पे। इसमें इन्होंने एक वर्किंग दी हुई है, वर्किंग को हम पूरा आपको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ के नहीं समझाएंगे, वर्किंग में क्या दिया हुआ है ये आपको कंसेप्ट समझा देंगे। इन्होंने पूरे एग्जाम्पल में ये दिया है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, ये फ्रैंक आईएससी इकोनॉमिक्स है, उसमें ये आपका दिया हुआ है यही एग्जाम्पल, ठीक है। आपके पास जो जो बुक्स है उसमें कोई बस नेम चेंज होगा, एमपीसी रेट चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम का सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने 100 करोड़ रुपीज़ खर्च किए, ठीक है। क्यों खर्च किए, क्योंकि उनको अपना एक प्लांट सेटअप करना था, तो उन्होंने 100 करोड़ रुपीज़ खर्च किए। अब आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में राउंड्स ऑफ इनकम निकालनी है। फर्स्ट राउंड में इनकम बेटा क्या होगी, उन्होंने 100 करोड़ खर्च किया प्लांट लगाने में। अब पहले राउंड की इनकम 100 करोड़ से ही बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने खर्चा किया है। जो जो लोग जो पर्सनस उस प्रोजेक्ट से एसोसिएट करते हैं उनकी इनकम बढ़ जाएगी 100 करोड़ से, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर, लेबर, इंजीनियर्स, जो जो भी उस प्लांट को बनाने में एसोसिएट करेंगे, ठीक है। मानते ये बात कि उन्होंने 100 करोड़ खर्चा किए, हमने 100 करोड़ रिसीव कर लिए। अब जो आगे खर्चा होगा दैट विल डिपेंड अपॉन एमपीसी। एमपीसी आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू अ चेंज इन इनकम। हमारी इनकम में कैसे चेंज आता है, तो हमारे कंजम्पशन पैटर्न में कैसे चेंज आता है, ठीक है। अब क्या है, अब यही पैसा हमने 100 करोड़ इन लोगों ने रिसीव किया है, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, वो एक पार्ट है इस पूरे ग्रुप का, उसने पैसा कुछ रिसीव किया। अब बेटा वो कुछ पैसा सेव करेगा, कुछ ही पैसा वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, y इज आर इनकम एंड सी प्लस एस इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। कोई भी पर्सन अपना पूरा पार्ट हमारा उठा के कंजम्पशन पे खर्च नहीं कर देता, एक्सेप्शन केसेस होते हैं कि जो पूरा कमाते हैं वही उड़ा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर टेंडेंसी ह्यूमंस की यही होती है कि जो कमाते हैं वो सेव भी करते हैं, ठीक है। तो जो पर्सनस इनको इनकम मिली है, ठीक है, अब जैसे कॉन्ट्रैक्टर को इनकम मिली है, तो अब उसकी वाइफ ने बोला चलो टीवी दिलाओ, ठीक है, तो टीवी लेने गए, तो इससे क्या होगा, टीवी वाले की इनकम बढ़ेगी, आपका एक्सपेंडिचर, कॉन्ट्रैक्टर का एक्सपेंडिचर और टीवी वाले की इनकम, ठीक है।
अब यही पैसा ये आगे खर्च करेंगे। बेटा 100 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने खर्चा किया, 100 करोड़ इनके पास आए। अब बेटा ये आगे खर्च करेंगे ना, जब ये लोग आगे खर्च करेंगे तो दैट विल डिपेंड अपॉन एमपीसी, जो ये खर्चा करेंगे, क्योंकि अब इनकी इनकम बनी है। अब ये इनकम के हिसाब से एमपीसी के खर्चा करेंगे। एमपीसी इस एग्जाम्पल में 0.8 दिया, आप कुछ भी मान सकते हो, 0.5, 0.6, 0.9, जितना भी आप मानो कि आप कितना खर्च कर रहे हो, ठीक है, एज्यूम्ड। तो जैसे हमारे फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि 0.8 एमपीसी है, तो अब 100 करोड़ से इनकम इन लोगों के पास आई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज से इनकम ऐसे लोगों के पास आई जो इस प्रोजेक्ट से एसोसिएट करते हैं। अब ये 100 करोड़ का 0.8 आगे खर्च करेंगे, ठीक है, 0.8 आगे खर्चा करेंगे, यानी कि 0.2 ये सेव कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब जब ये 0.8 आगे खर्चा करेंगे, यानी कि 100 करोड़ में से 80 करोड़ इन्होंने खर्च कर लिया, 20 करोड़ इन्होंने सेव कर लिया। बात समझते हो? अब जिनके पास ये 80 करोड़ पहुंचे हैं वो भी आगे कहीं खर्चा करेंगे, अब वो 80 करोड़ का 0.8 करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जब उनके पास पहुंचेगी, ठीक है, अब जैसे 80 करोड़ का 0.8 निकालोगे तो 64 करोड़ आएगा, ठीक है। अब 64 का 0.8 निकालोगे, ठीक है, तो 51 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि ऐसे कर करके आपके राउंड्स में इनकम आती जाएगी। याद रखना बेटा, फर्स्ट राउंड में हमेशा इनकम वही होगी जो कि अब आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। जैसे फर्स्ट राउंड में इनकम 100 करोड़ निकलेगी। 100 करोड़ क्यों निकलेगी? क्योंकि RIL ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। ये तो हो गई आपकी वर्किंग, ठीक है। और वर्किंग बेटा हमेशा MPC पे निकालना, MPC अज्यूम्ड मान लेना, या तो बुक से एग्जाम्पल देख लेना। अब आ जाते हैं बात ग्राफ पे। मेरे पास ये बुक है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा आपके पास कौन सी बुक है। ग्राफ सेम ही रहता है इसमें। देखिए आपको एक ग्राफ दिया होगा जिसमें वाई एक्सिस पे डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर लिखा होगा, एक्स एक्सिस में हमारी इनकम मार्क करी गई है, AE0 लिया गया है जिसको हमने इनिशियल लिया हुआ है, जिसमें लिखा है C+I। C+I क्यों लिखा है बेटा? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है बेटा? E0 पे, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा इनकम क्या है? Y0 है। इक्विलिब्रियम कहाँ है? E0, उसके करस्पॉन्डिंग इनकम क्या है? Y0। अब हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 100 करोड़ खर्चा किए, तो मार्केट में ये पैसा आया तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो हमारा ग्राफ AE0 से AE1 पे शिफ्ट कर गया। हमारा ग्राफ AE0 से AE1 पे क्या कर गया? शिफ्ट कर गया। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, AE0 और AE1 के बीच में, इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? डेल्टा आई, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब बेटा जब इसको AE1 पे C+I प्लस डेल्टा आई, C मीन्स कंजम्पशन, I मीन्स इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब अपने ग्राफ में देखना, बुक में देखते रहना ग्राफ में, कि E1M या E1N इज़ आर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि बेटा जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट का जो गैप है AE0 और AE1 के बीच में, इतना इतना जो कि आपकी बुक में भी दिया है। लेकिन जो कि हम देख रहे हैं, इनकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। OY0 और OY1, यानी कि OY0 हमारी करस्पॉन्डिंग इनकम है AE0 पे, जो कि हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे हमारा नया इक्विलिब्रियम आ रहा है E1 पे, उसके करस्पॉन्डिंग हमारी इनकम जो है वो Y1 है। यानी कि Y0 और Y1 के बीच में जो गैप है वो कम से कम इतना है, और AE0 और AE1 के बीच में जो गैप है वो करीबन इतना है। यानी कि आपको ग्राफ से भी देख के साफ साफ पता चल रहा है कि जो हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो तो कम है क्योंकि गैप कम है, लेकिन हमारा चेंज इन इनकम जो है वो कि ज़्यादा है, गैप ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। बस ये ग्राफ में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बेकार ग्राफ है। बस इसमें ये दिया समझाने की कोशिश करी गई है कि जो हमारा OY0 से OY1 हो गया, उनके बीच में गैप ज़्यादा है, ठीक है। और जो हमारा AE0 से AE1 पे गए हैं डेल्टा आई में, डेल्टा इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो इन दोनों ग्राफ के बीच का जो डिफरेंस है वो कम है। तो यही मैंने आपको पूरे क्लास में एक्सप्लेन किया कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उससे आपने इन्वेस्टमेंट किया 100 करोड़ का, लेकिन आपने इनकम करीबन जनरेट करी 500 करोड़ की। कैसे करी बेटा? क्योंकि 100 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट किया। अभी हमने आपको बार बार बताया कि आप फर्स्ट राउंड की इनकम निकालोगे तो 100 करोड़ इज इक्वल टू 100 करोड़ होगा। कैसे? 100 करोड़ आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने खर्चा किए, जो कि उन पर्सनस के पास आ गए जो उससे एसोसिएट करते हैं। यानी कि फर्स्ट राउंड की इनकम हमेशा कितनी होगी? जितना भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, उसमें निल मत लिख के आना, जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है 100 करोड़ लिख के आ जाना,
ठीक है, फर्स्ट राउंड की इनकम। सेकंड राउंड की इनकम बेटा क्या होगी, डिपेंड अपॉन एमपीसी। बस हम लोग निकालते जाएंगे कैसे। सेकंड राउंड की इनकम पे ऐसे, अगर हमने एमपीसी 0.8 माना है तो 80 करोड़ हो गई, 0.9 माना है तो 90 करोड़ हो गई। ठीक है, यानी कि सेकंड राउंड की इनकम बेटा कैसे आएगी, 100 इंटू 0.8 करोड़। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, 80 करोड़। ठीक है, यानी कि 20 करोड़ हम सेव कर रहे हैं, 80 करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। अब जिन लोगों के पास 80 करोड़ पहुंचेंगे वो भी खर्चा करेंगे, तो वो भी 0.8 पे खर्चा करेंगे। 80 इंटू 0.8 करेंगे तो 64 करोड़ आएगा। ठीक है, अब ये 64 करोड़ जिनके पास पहुंचे वो भी खर्चा करेंगे आगे, तो वो भी 0.8 निकालेंगे तो 51.2 करोड़ आएगा। यानी कि जैसे जैसे आप जोड़ते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको पता चलेगा आपने सिर्फ पैसा मार्केट में 100 करोड़ लगाया, लेकिन उससे आपने इनकम कितनी जनरेट कर दी, आपने जनरेट कर दी इनकम 500 करोड़। और ये पूरा जो प्रोसेस है ना वो बेटा एमपीसी पे चलेगा, बस एमपीसी पे फोकस रखना। बहुत बच्चे पूछते हैं मैम एमपीसी क्या 0.8 है, अरे नहीं बेटा 0.5 ले लो, 0.7 ले लो, 0.9 ले लो, आपको जैसा ठीक लगे वैसा ले लो। बस एक बात ध्यान रखना, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, यानी कि आपकी जो भी इनकम है वो ही उसी में कंजम्पशन प्लस सेविंग है। ठीक है, तो आपको कहीं और नहीं जाना है, सिर्फ इसी वर्किंग पे ध्यान देना। और ग्राफ की बात रही तो ग्राफ में सिर्फ आपको ये दिखाना है कि ए ई ज़ीरो से कर्व ए ई वन हो गया है। क्यों ए ई वन हो गया है, क्योंकि इसके बीच का जो चेंज है बेटा वो डेल्टा है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 100 करोड़ मार्केट में और लाया है। और जब हमारा कर्व ई ज़ीरो से ई वन पे गया तो हमारा इनकम ओ वाई ज़ीरो से ओ वाई वन हो गई। तो यानी कि ओ वाई ज़ीरो और ओ वाई वन के बीच का गैप ज़्यादा है और ए ई ज़ीरो और ए ई वन का गैप कम है। इसी से हमको दिख रहा है कि हमारा ओ वाई ज़ीरो ओ वाई वन इज़ ग्रेटर दैन ई वन एम। ई वन एम बेटा हमने कैसे निकाला, उसके बीच का डिफरेंस, ए ई ज़ीरो और ए ई वन के बीच का डिफरेंस हमने निकाला है ई वन एन। अगर आपके पास ये बुक है तो आप देख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई और भी बुक है तो इमेज शेयर कर सकते हो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, हम आपका हर डाउट क्लियर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पूछने की ज़रूरत है। बोर्ड्स पास आ रहे हैं, हमारे बार बोलते हैं वीडियो आएगी, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से आ नहीं पाती है। अब आएगी, जो भी आप लोग डाउट्स पूछते रहोगे हर वीडियो आती रहेगी टाइम टू टाइम। ओके, टिल देन कीप रिवाइजिंग। कोई प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, आगे पीछे कोई टॉपिक पे, और येस अगर आप चाहते हो मैं किसी टॉपिक पे कोई भी वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। ओके, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।